हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आप सभी का इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे स्वागत है। मेरा नाम है प्रतिभा और हमने शुरू की है आर ओ री एग्ज़ाम की सीरीज़, जहाँ पे हम कंटिन्यूअस क्या करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे। तो अब मोस्ट इम्पॉर्टेंट हमारे लिए ये हो जाता है कि जितना ज़्यादा हम प्रैक्टिस कर सकते हैं उतना करें, क्योंकि कभी भी इसकी डेट आ सकती है आपके एग्ज़ाम की। तो देखो, जब पहले एग्ज़ाम के बाद पोस्टपोन होता है कोई एग्ज़ाम और उसके बाद री एग्ज़ाम होता है, तो रिस्पॉन्सिबिलिटी डबल हो जाती है कि इतने लंबे ड्यूरेशन में आपने तैयारी क्यों नहीं की। तो वो थोड़ा सा मोटिवेशन भी डाउन हो जाता है कि भगवान जाने कब डेट आएगी। इस वजह से लोगों की जो स्पीड होती है पढ़ाई की, वो थोड़ा धीमी हो जाती है। बट एनीवेज, अभी भी हमें पता है कि आपका जो एग्ज़ाम है वो मई जून के आसपास हो सकता है, ये उम्मीद लगाई जा रही है। कोई चीज़ हम फिक्स तरीके से तभी कह सकते हैं जब ऑफिशियल वो चीज़ आ जाती है। बाकी उम्मीद तो यही लगाई जा रही है। फिलहाल हमारा फोकस यही है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करें। तो हम आपके लिए लेके आए हैं आर 2021 का जो प्री का एग्ज़ाम था, प्रीलिम्स का, जो 5 दिसंबर 2021 को हुआ था, उसका सामान्य अध्ययन हम अच्छे से डिटेल के साथ कवर करेंगे। एक्सप्लेनेशन भी रहेगी, क्योंकि एक बात याद रखिए, जो स्टूडेंट एक सही ऑप्शन के साथ साथ 3 अदर ऑप्शन को भी देखते हैं, उनकी आशंका ज़्यादा होती है क्वालिफाई करने की। देखो, ये जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मैं आपको लगातार सेशन दे रही हूँ, तो इसमें ये रहता है कि पहली बात तो क्वेश्चन रिपीट होते हैं। दूसरी बात, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाने में ये रहता है कि 3 जो अदर ऑप्शन होते हैं, अगर हम उनको भी लगाते हैं तो हमारा और बेसिस स्ट्रांग हो जाता है, क्योंकि नेक्स्ट टाइम हो सकता है उससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन पूछ लिया जाए तो हम आराम से सॉल्व कर पाएंगे। सो बेसिकली उस पर थोड़ा सा फोकस करने की ज़रूरत होती है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। अगर आपको ये क्लास पसंद आए तो प्लीज़ कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इस चैनल से जोड़िए, यानी शेयर कीजिए। चलिए, फर्स्ट क्वेश्चन है आपका मिलान से संबंधित। मिलान नहीं करना, सही उत्तर बताना है। निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है? जहाँ नहीं है आ जाए उसको वैसे भी पहले ही हाईलाइट कर दो, ताकि आपके आंखों के सामने रहे कि हाँ, मुझसे नहीं वाला पूछा गया है। तो एक तरफ दिया है विदेशी यात्री और दूसरी तरफ दिया है भारत भ्रमण वर्ष। तो ये जो विदेशी यात्री हैं, इन्होंने भारत भ्रमण किस वर्ष किया, इसका जो डेट है वो आपको बताना है। फाहयान है, हिंसोंग है, इसिंग है और अल मसूदी है। तो यहाँ दिया है 399 से 414, 629 से 645, 679 से 695 और 957। सो यहाँ अगर हम बात करें तो इसका जो राइट आंसर होगा वो, सॉरी राइट नहीं, रॉन्ग पूछा है। ठीक है, रॉन्ग आंसर बताना है, मतलब सही सुमेलित नहीं है वो बताना है। तो देखो, अगर हम यहाँ पे फाहियान की बात करेंगे तो फाहियान जो है वो 399 से 1414 जो एडी है, ईस्वी है, इसमें आए थे। जो हिंसोंग है वो आए थे 629 से 645, ये भी सही है। ठीक है, तो ये दोनों तो सही हैं। अगर हम बात करेंगे इसिंग की, तो इनका जो डेट बताया जाता है वो है आपका 671 से, ठीक है, 672 भी मानते हैं, और उसके बाद अगर हम बात करें 693 से 694, ठीक है, तो ये माना जाता है इनका डेट। अगर हम अल मसूदी की बात करेंगे तो अल मसूदी की जो डेट मानी जाती है आने की, वो 915 से 916 के बीच मानी जाती है। तो अगर हम बात करें, ये जब एग्ज़ाम हुआ था, जो इसका राइट आंसर की बात करें तो राइट आंसर जो आयोग ने माना था उसको माना था सी को, यानी इसिंग, मतलब इसिंग सही सुमेलित नहीं है। लेकिन अगर हम बात करें तो यहाँ अल मसूदी भी सही सुमेलित नहीं है। इसलिए अगर दो क्वेश्चन में, मतलब दो जो ऑप्शन है, अगर उनमें कन्फ्यूज़न है तो राइट आंसर तक कब कैसे पहुँच सकते हैं, आप खुद सोचो। सो ये जो क्वेश्चन है इसको डाउट में ही रखिएगा, क्योंकि आयोग ने तो इसका आंसर सी माना है कि सी सही सुमेलित नहीं है, बाकी सभी सही सुमेलित हैं। लेकिन अगर हाँ आप हमारे हिसाब से पूछेंगे तो हम देखते हैं कि इनका जो अल मसूदी का जो वर्ष है वो 915 से 916 के बीच है। ठीक है, तो इसको थोड़ा डाउट में ही रखिएगा।
तो जो आंसर में दिया हुआ है मैं आपको वही बता रही हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 है, निम्नलिखित में से किन राज्यों को जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से चुना गया, यानी जनता ने उनको डायरेक्ट चुना? हर्षवर्धन, गोपाल, यशोवर्मन या नंदीवर्मन, पल्लव, मल्ल। तो इन राज्यों को जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से चुना गया, राज्यों नहीं राजाओं होगा, ठीक है, राजा, किंग, ठीक। तो यहाँ पे निम्नलिखित में से किन राजाओं को जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से चुना गया? अगर हम यहाँ पे बात करें तो इसके थोड़ा सा ऑप्शन भी देख लीजिए आप। इसके ऑप्शन है, ए में ओनली 1 2 4, बी है 2 3 4, सी है ओनली 2 4 और डी है ओनली 2 3। तो आपको बताना है इनमें से कौन कौन से आंसर हैं जो सही हैं। यहाँ अगर राइट आंसर की बात करेंगे तो ऑप्शन नंबर सी सही है, यानी 2 एंड 4। 2 एंड 4 की बात करेंगे तो यहाँ गोपाल और नंदीवर्मन पल्लव वंश, तो पल्लव मल्ल। अगर हम यहाँ बात करें तो शशांक की जो मृत्यु के पश्चात, शशांक की मृत्यु कब हुई थी? 637 में। तो उसके लगभग एक शताब्दी तक बंगाल में अव्यवस्था का जो वातावरण था वो था, और 8वीं शताब्दी ईसा के मध्य में अशांति आई, अव्यवस्था से थोड़ा सा ऊब गया बंगाल। तो उनके जो नागरिक हैं उन्होंने गोपाल को, एक सुयोग्य सेना नायक को अपना राजा बनाया, और गोपाल ने पाल वंश की स्थापना की। किस वंश की? पाल वंश की, ठीक है, पाल वंश की स्थापना की। और अगर हम बात करें तो पल्लव शासक नंदीवर्मन द्वितीय को नंदीवर्मन पल्लव मल्ल के नाम से भी जाना जाता है। तो इनको नंदीवर्मन द्वितीय भी कहा जाता है और नंदीवर्मन पल्लव मल्ल भी कहा जाता है। तो इसलिए आपका जो राइट आंसर है वो 2 एंड 4 है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव ऑन करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 है, थोड़ा छोटा कर लेते हैं ताकि दिखे। हाँ जी, अगर हम क्वेश्चन नंबर 3 की बात करें तो निम्नलिखित में से दिल्ली सल्तनत के किस सुल्तान ने शासनकाल में शाही महलों में हिंदू देवी देवताओं की पूजा होती थी? मतलब किस सल्तनत का, दिल्ली सल्तनत के सुल्तान के समय हिंदू देवी देवताओं की पूजा होती थी, ये पूछा गया है। तो ऑप्शन क्या है? कुतुबुद्दीन मुबारक खिलजी, नसीरुद्दीन महमूद, नसीरुद्दीन खुसरो शाह, अलाउद्दीन मसूद शाह। तो आप देखिए क्वेश्चन को और फिर आंसर देने की कोशिश कीजिए। ठीक है, तो यहाँ आप एक बार फिर क्वेश्चन देख लीजिए। तो यहाँ पूछा गया है कि दिल्ली सल्तनत के किस सुल्तान के शासनकाल में शाही महलों में हिंदू देवी देवताओं की पूजा होती थी? तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, यानी मतलब तीसरा, नसीरुद्दीन खुसरो शाह के समय। तो नसीरुद्दीन खुसरो शाह के समय क्या होती थी? हिंदू देवी देवताओं की क्या होती थी? पूजा होती थी। तो क्या था कि नसीरुद्दीन जो खुसरो शाह था वो हिंदू धर्म से परिवर्तित मुसलमान था, और अगर हम बात करें इसने पैगंबर के सेनापति की उपाधि धारण की थी। किसकी? पैगंबर की सेनापति की उपाधि इसने धारण की थी। तो अगर हम बात करें यहाँ पे, उसके शत्रुओं ने उनके विरुद्ध इस्लाम का शत्रु और इस्लाम खतरे में है इसके नारे भी लगाए। और अगर हम बात करें उनके शासनकाल में जो भारतीय मुसलमान द्वारा राजनीतिक सत्ता प्राप्त करने के लिए प्रयास भी किए गए, और प्रथम प्रयास नसीरुद्दीन महमूद के शासनकाल में इमामुद्दीन रहमान ने किया था। किसने? इमामुद्दीन रहमान ने किया था। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव ऑन करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन 4 है। क्या है क्वेश्चन? तो निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने साम्राज्य की सीमाओं की सुरक्षा हेतु एक विशेष सेना की नियुक्ति की? विशेष सेना होगा, ठीक है, विशेष सेना को नियुक्त किया था। ठीक है, विशेष सेना लिख लीजिएगा, कभी कभी होता है कि टाइपिंग एरर हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ अगर हम बात करें
तो जो विशेष सेना की बात हो रही है, इल्तुतमिश, नसीरुद्दीन महमूद, बलबन या अलाउद्दीन खिलजी। तो इसका आंसर क्या होगा? यानी निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने साम्राज्य की सीमाओं की सुरक्षा हेतु एक विशेष सेना को नियुक्त किया था? तो अगर हम इसके राइट आंसर की बात करें तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4, अलाउद्दीन खिलजी। तो सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी ने साम्राज्य की सीमाओं को सुरक्षा हेतु एक विशेष सेना को नियुक्त किया था। इसके द्वारा ही उत्तर पश्चिम सीमा पर बलबन द्वारा बनवाए गए किलों की मरम्मत भी कराई गई और साथ में अगर बात करें तो सभी किलों में स्थायी रूप से सेना भी रखी गई। तो यहाँ पे एक चीज़ ये है कि इसके समय में ही मंगोल आक्रमण से राज्य की सुरक्षा की गई और सबसे अधिक राज्य का विस्तार भी इसी के समय हुआ। तो ऑप्शन नंबर 4 सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, मुगल बादशाह द्वारा नियुक्त बंगाल का अंतिम सूबेदार था? मुर्शीद कुली खां, सरफराज खां, सुजाउद्दीन मोहम्मद खां, ठीक है, या फिर अलीवर्दी खां। इसका राइट आंसर क्या होगा कि मुगल बादशाह द्वारा नियुक्त बंगाल का अंतिम सूबेदार था? कौन था? तो अगर हम राइट आंसर की बात करें तो इसका राइट आंसर होगा मुर्शीद कुली खां। कौन? मुर्शीद कुली खां। अगर बात करें तो मुगल बादशाह फर्रुखसियर द्वारा कब 1717 में नियुक्त बंगाल का अंतिम सूबेदार कौन था? मुर्शीद कुली खां था, ठीक है। और इसने बंगाल की राजधानी ढाका से मुर्शिदाबाद स्थानांतरित की। कहाँ से? ढाका से कहाँ स्थानांतरित की? मुर्शिदाबाद। ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। ढाका से मुर्शिदाबाद स्थानांतरित की राजधानी। और अगर हम बात करें यहाँ पे तो 1719 में फर्रुखसियर द्वारा मुर्शीद कुली खां को उड़ीसा क्षेत्र का सूबेदारी प्रदान किया गया। और वर्ष 1727 में सुजाउद्दीन, 1739 में सरफराज खां और 1740 में अलीवर्दी खां और 1756 में सिराजुद्दौला बंगाल का नवाब बना। तो मैं फिर से रिपीट कर देती हूँ, कब कब कौन कौन नवाब बना, ये चीज़ पूछी जा सकती है क्योंकि इस वक्त जब पीसीएस में क्वेश्चन आया था तो डेट वाइज क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछे गए थे। तो अगर हम बात करें 1727 में कौन? सुजाउद्दीन, ठीक है। 1739 में सरफराज, ठीक। 1740 की अगर हम बात करें तो अलीवर्दी खां, ठीक। और उसके बाद 1756 की बात करें सो सिराजुद्दौला, ठीक है। तो सुजाउद्दीन और सिराजुद्दौला अलग अलग हैं। तो यहाँ पे बंगाल का नवाब नियुक्त किया गया यानी बना। तो ये राइट आंसर आपने देखा, राइट आंसर क्या था आपका? मुर्शीद कुली खां। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे गुरु नानक ने अपना उत्तराधिकारी घोषित किया था? तो गुरु नानक ने किसको अपना उत्तराधिकारी घोषित किया था? बाला, लहना, मर्दाना या फिर श्रीचंद को? तो राइट आंसर देने की कोशिश कीजिए। तो अगर हम राइट आंसर की बात करें तो जो सही उत्तर होगा वो होगा लहना। तो देखो, गुरु नानक द्वारा लहना को अपना उत्तराधिकारी घोषित किया गया। लहना को गुरु नानक द्वारा अंगद नाम दिया गया। इसको क्या नाम दिया गया? अंगद। और अगर हम बात करें तो गुरु अंगद देव सृजनात्मक शक्ति व्यक्तित्व वाले थे, आध्यात्मिक क्रियाशीलता वाले थे, तो जिसके कारण वे सिखों के दूसरे महान गुरु भी बने। और इनका जन्म हुआ था 31 मार्च 1504 में। अगर हम बात करें यहाँ पे ये पंजाब के फिरोजपुर में हरिके नामक गांव में हुआ था। और जो श्रीचंद गुरु नानक देव के पुत्र हैं और मर्दाना बाला गुरु नानक के शिष्य हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें, क्वेश्चन नंबर 7 है, निम्नलिखित में से कौन भारत आने वाला यात्री पुर्तगाल देश का नहीं था?
तो निम्नलिखित में से कौन भारत आने वाला यात्री पुर्तगाल देश का नहीं था? दुआर्ट बारबोसा, डोमिंगो पायस, पीटर मुंडी या फर्नाओ नुनीज? राइट आंसर क्या होगा? अगर हम राइट आंसर की बात करें तो पीटर मुंडी। भारत आने वाले विदेशी यात्रियों में पीटर मुंडी ब्रिटेन का निवासी था। ये कहाँ का था? ब्रिटेन का निवासी था। और अगर हम बात करें जो शाहजहां के शासनकाल में भारत आया था, किसके शासनकाल में? शाहजहां के शासनकाल में ये इंडिया आया था। और तो इसी वजह से जो ये राइट आंसर है। और अगर हम अन्य विकल्पों की बात करें तो जो दुआर्ट है, डोमिंगो पायस है, ठीक है, और फर्नाओ नुनीज है, ये पुर्तगाली यात्री थे। कौन से थे ये? पुर्तगाली यात्री थे। ठीक, चल, तो राइट आंसर है पीटर मुंडी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8 है। निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए और उन्हें कालानुक्रम से व्यवस्थित कीजिए। तो इनको आपको ऑर्डर में लगाना है। यहाँ अगर हम बात करें तो यहाँ जो ऑप्शन पहला है वो क्या है? लाला हरदयाल द्वारा गदर पार्टी की स्थापना, गोपाल कृष्ण गोखले द्वारा सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना, विक्की के बंगाल गजट का प्रकाशन, और लास्ट क्या है? सर विलियम जोन्स द्वारा बंगाल एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना। तो ये 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। पहला है लाला हरदयाल द्वारा गदर पार्टी की स्थापना। आपको अगर ईयर पता होगा तो आप आराम से लगा सकते हैं। गोपाल कृष्ण गोखले द्वारा सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना, विक्की के बंगाल गजट का प्रकाशन, सर विलियम जोन्स द्वारा बंगाल एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना। थोड़ा सा सोचिए और आंसर देने की कोशिश कीजिए। तो चलिए आंसर देते हैं, इसका क्या होगा? अगर हम बात करें तो सबसे पहले जो आएगा आपका तो जेम्स अगस्टस हिक्की द्वारा बंगाल गजट का प्रकाशन हुआ था 1780 ईस्वी में, ठीक है। अगर हम बात करें सर विलियम जोन्स द्वारा बंगाल एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना हुआ था 1784 में, ठीक है, कलकत्ता में किया गया था। अगर हम बात करें यहाँ पे गोपाल कृष्ण गोखले द्वारा सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना हुई थी 1905 में हुई थी, ठीक है, पुणे यानी महाराष्ट्र में की गई थी। और अगर हम बात करें लाला हरदयाल द्वारा गदर पार्टी की स्थापना हुई थी 1913 ईस्वी में, ठीक है, जो भी सैन फ्रांसिस्को यानी अमेरिका में किया गया था। तो मैं आपको जगह का नाम भी लिख देती हूँ, अमेरिका। अगर हम यहाँ बात करेंगे तो पुणे यानी महाराष्ट्र, ठीक है। अगर हम इसकी बात करें सर विलियम की तो ये आपका कलकत्ता, ठीक है। यहाँ पे जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा? यहाँ पे ऑप्शन दे रखे हैं। राइट आंसर की अगर हम बात करें तो ऑप्शन नंबर जो सेकंड है वो सही है। थर्ड, ठीक है, थर्ड से स्टार्ट हो रहा है। एक बार फिर से आप देख सकते हैं, मैं एक बार फिर लिख देती हूँ। सबसे पहले हमने किसकी बात की? हमने बात की जेम्स अगस्टस हिक्की द्वारा बंगाल गजट का प्रकाशन हुआ था 1780 ईस्वी में, ठीक है। फिर हमने बात की कि सर विलियम जोन्स द्वारा बंगाल एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना हुई थी 1784 में, कलकत्ता में की गई थी। फिर हमने बात की गोपाल कृष्ण गोखले द्वारा सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना हुई थी 1905 में, पुणे यानी महाराष्ट्र में की गई थी। और लाला हरदयाल द्वारा गदर पार्टी की स्थापना हुई थी 1913 में, अमेरिका में, सैन फ्रांसिस्को अमेरिका में किया गया था। ये आपका राइट आंसर है। तो इसकी डेट जरूर लिख लीजिएगा क्योंकि अब क्वेश्चन का लेवल थोड़ा सा टफ हो गया है, तो डेट वाइज क्वेश्चन ज़्यादा पूछे जाते हैं। चलिए, तो इसका राइट आंसर मैंने आपको बता ही दिया, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 9 है, फोर्ट विलियम कॉलेज कोलकाता के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है?
सो आपको राइट आंसर बताना है। इसकी स्थापना 10 जून 1800 को इस कोलकाता के फोर्ट विलियम परिसर में हुई थी। दूसरा कथन है कि इसका स्थापना का मुख्य उद्देश्य ब्रिटिश अधिकारियों को भारतीय भाषाओं की शिक्षा देना था। तो आपको बताना है इनका राइट आंसर क्या होगा। क्या ये दोनों सही हैं, क्या केवल एक सही है, या दोनों सही नहीं है। सो अगर हम इसके राइट आंसर की बात करें तो ये आपके ऑप्शन हैं केवल एक, केवल दो, एक, दो, दोनों, ना तो एक ना ही दो। सो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी यानी ओनली 2। सो यहाँ अगर हम बात करेंगे तो इसकी स्थापना का मुख्य उद्देश्य ब्रिटिश अधिकारियों को भारतीय भाषाओं की शिक्षा देना था। ठीक है। अगर हम बात करें फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना 10 जुलाई ना कि जून। ठीक है, यहाँ पे 10 जुलाई होगा। अगर 10 जुलाई होता तो सही रहता। 10 जुलाई 1800 को कहाँ लॉर्ड वेलेस्ली द्वारा कोलकाता के फोर्ट विलियम कॉम्प्लेक्स में किया गया था। और इसकी स्थापना का जो उद्देश्य था वो ब्रिटिश अधिकारियों को भारतीय भाषाओं की शिक्षा देना था। किंतु क्या हुआ कि 1802 ईस्वी में डायरेक्टरों के आदेश पर यह कॉलेज क्या कर दिया गया, बंद कर दिया गया। और इसकी जगह 1806 में इंग्लैंड के हिलेबरी में प्रशिक्षण प्रारंभ किया गया। सो इस हिसाब से जो ऑप्शन नंबर केवल 2 है वो सही है, ऑप्शन नंबर 1 सही नहीं है। अगर 10 जून की जगह 10 जुलाई होता तो राइट आंसर होता। तो यही थोड़ी थोड़ी चीज़ें वो लोग कर देते हैं ताकि हम कंफ्यूज हो जाएं और हम लास्ट की डेट देख के उसको राइट आंसर मान लें, है ना, क्योंकि एग्जामिनर तो हमसे तेज ही होगा ना। क्वेश्चन नंबर 10 है, नीचे दो कथन दिए गए हैं, एक को अभिकथन कहते हैं और एक को कारण। सो अभिकथन और कारण से क्वेश्चन पूछा गया है। अभिकथन है भारतीय प्रश्नों पर विवेचना के लिए दादा भाई नौरोजी ने 1866 में लंदन में ईस्ट इंडिया एसोसिएशन का गठन किया। कारण है वह ब्रिटिश जनमानस को प्रभावित करना चाहते थे। अब आपको बताना है एक सही है किंतु आर गलत है, बी क्या है कि एक गलत है किंतु आर सही है, सी है ए आर दोनों सही हैं और आर एक ही सही व्याख्या है, डी है ए आर दोनों सही हैं और आर एक ही सही व्याख्या नहीं है। अब आपको बताना है इसका राइट आंसर क्या होगा। सो अभिकथन कारण वाले क्वेश्चनों का ट्रेंड काफ़ी बढ़ गया है, इससे संबंधित क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं। क्योंकि देखो आप सॉरी इतना तो बता दोगे कि ये सही है ये गलत है, लेकिन एक्सप्लेनेशन सही है कि नहीं है यहाँ पे थोड़ा सा बच्चों को दिक्कत होती है, जिसकी वजह से राइट आंसर तक नहीं पहुँच पाते। तो यहाँ अगर हम बात करें राइट आंसर की तो जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, यानी ए और आर दोनों सही हैं और आर एक ही सही व्याख्या करता है। सो यहाँ पे देखो जो क्वेश्चन है अभिकथन है कि भारतीय प्रश्नों पर विवेचना के लिए दादा भाई नौरोजी ने 1866 में लंदन में ईस्ट इंडिया एसोसिएशन का गठन किया, ये भी सही है। और कारण भी सही है, यानी रीज़न भी सही है कि वह ब्रिटिश जनमानस को प्रभावित करना चाहते थे। तो वर्ष यहाँ आपने देख लिया। अगर हम बात करें जो 1866 में दादा भाई नौरोजी ने जो ईस्ट इंडिया एसोसिएशन का गठन किया, इसका जो मुख्य उद्देश्य है वो भारत के लोगों की जो भी प्रॉब्लम है उन पे विचार विमर्श करना और ब्रिटिश जनता का मत प्रभावित करना था, ताकि क्या हो सके कि ब्रिटिश लोग भारतीय समस्याओं और उनके जो भी तकलीफ़ें हैं उनसे परिचित हो सकें और जो भारतवासी के पक्ष में इंग्लैंड में समर्थन प्राप्त हो सके, इसकी वजह से। सो यहाँ पे दोनों कथन सही हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 11 की बात करें, एक सेकेंड, हाँ जी। भारतीय सिविल सेवा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है। पहला है भारत सरकार अधिनियम 1919 में भारतीय सिविल सेवा के लिए एक अलग परीक्षा का प्रावधान किया गया जो भारत में होनी थी। दूसरा कथन है कि भारतीय सिविल सेवा में 1941 में भारतीयों का प्रतिशत यूरोपवासियों से अधिक था। अब आपको बताना है कि नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करके सही उत्तर का चयन करें।
केवल एक, केवल दो, एक, दो और दोनों, ना तो एक ना ही दो। तो आपको बताना है इनमें से कौन सा आंसर सही होगा, कौन सा ऑप्शन सही होगा, ये आपको बताना है। यहाँ अगर हम बात करें तो दोनों ऑप्शन सही हैं, यानी भारत सरकार अधिनियम 1919 में भारतीय सिविल सेवा के लिए एक अलग परीक्षा का प्रावधान किया गया जो भारत में होनी थी। और दूसरा कथन है कि भारतीय सिविल सेवा में 1941 में भारतीयों का प्रतिशत यूरोप वासियों से अधिक था। तो यहाँ पे अगर हम ऑप्शन की बात करें तो ऑप्शन नंबर सी सही होगा। जैसे कि अगर हम बात करें तो भारत शासन अधिनियम 1919 द्वारा लोक सेवा आयोग की बात की गई थी, ठीक है, और जिसका गठन कब हुआ था, 1926 में किया गया था। अगर हम बात करें इस अधिनियम के तहत पहली आईसीएस परीक्षा यानी ब्रिटिश सिविल सेवा आयोग के अधीन 1922 में इलाहाबाद में, ठीक है, कहाँ पे, इलाहाबाद जो अब प्रयागराज है, वहाँ आयोजित हुई। और वर्ष 1941 में भारतीय सिविल सेवा परीक्षा में जो यूरोप प्रतिभागी हैं के उत्तीर्ण होने की संख्या भारतीयों की अपेक्षा कम थी, यानी भारतीयों की ज़्यादा थी और जो यूरोपवासी थे उनकी कम थी, ठीक है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 12 है कि ब्रिटिश उपनिवेशवाद के विरुद्ध भोजपुरी में लोकप्रिय कविता फिरंगिया लिखने वाले कवि का नाम क्या था। किसने भोजपुरी में लोकप्रिय कविता फिरंगिया लिखी है? मनोरंजन, रंजन प्रसाद, त्रिलोकी सिंह या राजेंद्र पांडे, किसने लिखी है? हाँ जी, इसका राइट आंसर क्या होगा? तो यहाँ अगर हम बात करें राइट आंसर है मनोरंजन। तो मनोरंजन प्रसाद सिन्हा, ठीक है, द्वारा ब्रिटिश उपनिवेशवाद के विरुद्ध भोजपुरी में लोकप्रिय कविता फिरंगिया की रचना की गई थी। और ये कविता 1921 में असहयोग आंदोलन के दौरान लिखी गई थी। और मनोरंजन प्रसाद सिन्हा भोजपुरी के लेखक हैं, कवि हैं, प्रोफेसर तथा राजेंद्र कॉलेज छपरा यानी जो बिहार के प्रधानाचार्य थे। और इनका जन्म 10 अक्टूबर 1900 को हुआ था। फिलहाल इतना याद रखिएगा कि ये जो भोजपुरी कविता लिखी गई थी फिरंगिया, ये कब लिखी गई थी? 1921 में असहयोग आंदोलन के दौरान लिखी गई थी। तो ये चीज़ इम्पोर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर अगर हम 13 की बात करें, हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 13 क्या है कि काकोरी संयंत्र केस में प्रधान आरोपी पंडित राम प्रसाद बिस्मिल को उत्तर प्रदेश के किस शहर में फांसी दी गई थी? वाराणसी में, गोरखपुर में, कानपुर में या फिर लखनऊ में? तो काकोरी संयंत्र केस में प्रधान आरोपी पंडित राम प्रसाद बिस्मिल को उत्तर प्रदेश के किस शहर में फांसी दी गई थी, आपको बताना है। यहाँ अगर हम राइट आंसर की बात करें तो राइट आंसर होगा गोरखपुर। तो यहाँ अगर देखो 19 दिसंबर 1927 को पंडित राम प्रसाद बिस्मिल को गोरखपुर में, ठीक है, कहाँ पे, गोरखपुर जेल में काकोरी संयंत्र केस के आरोपी के रूप में उन्हें फांसी दी गई थी। अगर हम बात करें यहाँ पे 9 अगस्त 1925 को हुई काकोरी कांड, जो 9 अगस्त 1925 को, तो इसमें राम प्रसाद बिस्मिल हैं, राजेंद्र लहड़ी, अशफाक उल्ला खां और रोशन सिंह, ठीक है, इनको फांसी दी गई थी। तो कभी कभी नाम पूछा जाता है तो याद रखिएगा, राम प्रसाद बिस्मिल, राजेंद्र लहड़ी, अशफाक उल्ला खां और रोशन सिंह को फांसी दी गई थी। यहाँ अगर हम बात करें राम प्रसाद बिस्मिल का जन्म कब हुआ था? 11 जून 1897 को शाहजहांपुर उत्तर प्रदेश में हुआ था। और हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार ने काकोरी कांड का नाम बदलकर काकोरी ट्रेन एक्शन कर दिया है, याद रखिएगा। क्या कर दिया है? काकोरी कांड नाम बदलकर क्या किया है? काकोरी ट्रेन एक्शन कर दिया है। नाम बदलने का काफ़ी वो है। नाम अब क्या हो गया है? काकोरी ट्रेन एक्शन। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2, गोरखपुर।
चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है आपका। नीचे दो कथन दिए गए हैं, एक को कथन कहा गया और दूसरे को कारण। तो कथन है आपका, रविंद्रनाथ टैगोर ने नाइटहुड की उपाधि को त्याग दिया, और दूसरा रीज़न है आपका, वे असहयोग आंदोलन में भाग लेना चाहते थे। तो आपको बताना है कि ए और आर दोनों सही हैं, ए आर की सही व्याख्या करता है। ए आर दोनों सही हैं परंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं है। ए सही है परंतु आर गलत है, ए गलत है परंतु आर सही है। अब आपको इसका राइट आंसर बताना है। अभिकथन और कारण से संबंधित क्वेश्चन पूछा गया है। इसका आंसर देने की कोशिश कीजिए। क्वेश्चन हैं, काफ़ी अच्छे लेवल के क्वेश्चन हैं जो आर ओ आर में पूछे जाते हैं। तो जो लोग पीसीएस वगैरह की प्रिपरेशन करते हैं वो काफ़ी आराम से इन क्वेश्चनों को हल कर लेंगे। तो अगर हम यहाँ आंसर की बात करें तो ऑप्शन नंबर जो आपका यहाँ पे थोड़ा सा इसको बी होना चाहिए, तो ये सी हो गया। ये ए है, ये बी है, ये सी है और ये डी है। ठीक है, कभी कभी टाइपिंग में हो जाता है। तो यहाँ जो ऑप्शन नंबर सी है वो सही, यानी ए सही है परंतु आर गलत है। ए सही है परंतु आर गलत है। तो यहाँ देखिए, हमें पता है कि रविंद्रनाथ टैगोर ने नाइटहुड की उपाधि को त्याग दिया था, वे असहयोग आंदोलन में भाग लेना चाहते थे, ये है गलत। तो देखो यहाँ पे अगर हम बात करें तो आपको पता है कि जो का अमृतसर में जो जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था, तो उसमें क्या हुआ था कि कई सारे लोगों की मृत्यु हो गई थी, जिसके उसमें इन्होंने नाइटहुड की उपाधि को त्याग दिया था। ठीक है, तो आपको पता है कि ये जो जलियांवाला बाग हत्याकांड है वो कब हुआ था? 13 अप्रैल 1919 को अमृतसर में हुआ था जलियांवाला बाग हत्याकांड, जिसके विरोध स्वरूप उन्होंने किसकी उपाधि त्याग दी थी? नाइटहुड की उपाधि को त्याग दिया था। ठीक है, तो इसलिए ऑप्शन नंबर मतलब अभिकथन सही है, कारण गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करें, क्वेश्चन नंबर 15, एक सेकेंड, हाँ जी। क्वेश्चन नंबर 15 है आपका, 18वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में किसे प्रायः कंपनी बहादुर की शान शौकत का स्थानीय प्रतिनिधि कहा जाता था? कोतवाल, दरोगा, अमला या जमींदार? इसका राइट आंसर क्या होगा? 18वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में किसे प्रायः कंपनी बहादुर की शान शौकत का स्थानीय प्रतिनिधि कहा जाता था? इसका राइट आंसर होगा आपका दरोगा। क्या होगा? दरोगा। तो यहाँ पे अगर हम बात